तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं साहिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय साहिल सर पर। और आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम आज मेंसुरेशन करने जा रहे हैं, मेंसुरेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति। ठीक है, इसमें हमारे पास दो पार्ट होते हैं, 2D और 3D। ठीक है, 2D और 3D। आज हम जो बात करने वाले हैं 2D के ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों। 2D कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में आज हम। तो 2D देख लेते हैं, जो 2 के साथ D लगा हुआ है और 3 के साथ भी D लगा हुआ है। तो इस D का मतलब क्या होता है बेटा। सबसे पहले सभी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये D का मतलब क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, D का मतलब होता है डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी में आयाम। ठीक है, डायमेंशनल का मतलब होता है आयाम। तो बात करें हम 2D में क्या होता है, दो आयाम होते हैं, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, 2D में दो आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद जो बेटा बात करें हम, इसमें हम 2D में हम क्षेत्रफल और परिमाप की ही गणना कर सकते हैं। ठीक है, 2D में हम क्षेत्रफल और परिमाप की गणना कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये शेप्स बनाई हुई है इधर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप ही निकाल सकते हैं। इनका हम आयतन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम इनको पिघला नहीं सकते। जो घन घनाभ होते हैं उनको हम पिघला कर कोई और शेप दे सकते हैं, बेलन वगैरह को पिघला कर हम कोई और शेप दे सकते हैं, परंतु इन स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, इनको हम पिघला कर कोई और शेप नहीं दे सकते, इसलिए ये 2D में काउंट होते हैं। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि जिनका आयतन हम निकाल सकते हैं वो 3D में काउंट होंगे, और जिनका आयतन हम नहीं निकाल सकते वो हमारे 2D में काउंट होंगे। ठीक है, बाहर की जो दूसरी बात आती है परिमाप की। परिमाप और क्षेत्रफल, हमें पता है कि 2D में हम परिमाप और क्षेत्रफल ही निकाल सकते हैं। तो पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, परिमाप क्या होता है, बाहर की जो सीमाएं होती हैं, जैसे कि ये स्क्वायर में है, जो बाहर की ये सीमाएं हैं, इनका योग ही परिमाप कहलाता है। ठीक है, इनका योग ही परिमाप कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर ये भुजा स्क्वायर की A है, तो ये सामने वाली भी A होगी, और ये भी A होगी, और ये भी A होगी। कहने का मतलब है कि स्क्वायर की चारों भुजाएं एक समान होती हैं। ठीक है, अगर हम इन चारों का योग कर ले तो स्क्वायर का परिमाप निकल के आ जाएगा, परिमिति निकल के आ जाएगी, परिधि निकल के आ जाएगी। ठीक है, तीनों बात एक ही है। आगे करते हैं क्षेत्रफल की बात। सीमाओं के द्वारा घेरा हुआ स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जो ये बीच वाला स्थान होता है, सीमाओं के द्वारा जो घेरा हुआ स्थान है, इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस स्थान को निकाल ले, बीच वाले को, तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, साफ है, क्लियर है। आगे बात करते हैं हम इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, चलिए इनके फॉर्मूले देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जो शेप्स मैंने बनाई हुई हैं, अभी इन्हीं के फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आगे आते जाएंगे क्लास में अलग अलग टाइप के, तो उनके साथ साथ उनके फॉर्मूले भी मैं आपको बताता चलूंगा, क्योंकि अगर मैं सारे अभी बताने बैठ गया तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और साथ के साथ बताऊंगा तो आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर को ले लेते हैं। स्क्वायर का क्षेत्रफल कैसे, स्क्वायर के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, A इसकी भुजाएं चारों एक समान है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A की स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें बोला जाए क्वेश्चन में कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, A की स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके परिमाप की, अभी मैंने आपको बताया था कि परिमाप कैसे निकलता है, चारों भुजाओं का योग। तो इसमें देख लो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4A। ठीक है, तो ऐसे आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन करने हैं, याद रखना है माइंड में। फॉर्मूले को लिखो मत करते टाइम, बट याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है, इसमें हमें ये चीज़ पुट करनी है। ठीक है, अगर कई टीचर्स ऐसे भी देखे हैं मैंने,
क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी ये चीज़ 23 है, परिमाप 23 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फिलाना ढिमकाना। ठीक है, तो ऑप्शन दिए होंगे, 20 ले लो, आसानी से कट जाएगा, 420, दूसरा ऑप्शन होगा 430, तीसरा ऑप्शन होगा हमारे पास 320, चौथा ऑप्शन होगा 221। तो वो बोलेंगे कि जो इसके साथ एक्यूरेट कट जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है गाइस, ऐसे बोला जाएगा आपको कि जो भी से बिल्कुल सही कट जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये पॉसिबल होता है। ठीक है, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये पैटर्न लग जाता है, बाकी 99% क्वेश्चनों में ये पैटर्न बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि कई क्वेश्चनों में ही ऐसा पॉसिबल होता है कि 3 ऑप्शन ऐसे दिए हुए होते हैं जो वो संख्या से कट नहीं सकते, एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो कि उस संख्या से कट जाता है और वही राइट आंसर होता है। ठीक है, तो 1% क्वेश्चनों में ऐसा होता है, 99% में नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिनर इतना पागल नहीं है कि वो चारों ही ऑप्शन ना कटने वाले दे दे, 3 ऑप्शन ना कटने वाले दे दे और 1 कटने वाला दे दे। ठीक है, अगर वो ऐसा कर दे कि 2 कटने वाले दे दे, 2 ना कटे, तो आप आंसर किसका क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपको माइंड में होना चाहिए कि फॉर्मूला ये है, मुझे इसमें ये पुट करनी है चीज़। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इन्हें सीखने में फालतू टाइम वेस्ट ना करिए। वो लोग जो है अपने आप को महान बताने के लिए, महान बनाने के लिए ये सब सिखा रहे हैं। पेपर पास करना है तो ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल पैटर्न नहीं चलेगा। और इसमें क्या ट्रिक लगेगी, कोई ट्रिक नहीं लगेगी, अपने ही माइंड में ट्रिक बनानी पड़ेगी। जो आपको सब कुछ याद होगा तो आपको ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में से उठाओगे और पुट करोगे, काटोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फालतू इन झंझटों में पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक बात बता दूं बच्चों, स्क्वायर में जो होता है, चारों जो इसके ये कोने होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, चारों जो कोण होते हैं ये इसके 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है, जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और जो इनके विकर्ण होते हैं बेटा वो एक समान होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का एक विकर्ण यहाँ से यहाँ आएगा, ABC लिख लेते हैं, ABCD। ठीक है, A से C विकर्ण गया तो ये भी इक्वल होगा DB के। ठीक है, इक्वल होगा DB विकर्ण के। ठीक है, इसमें भी ऐसी ही है, स्क्वायर में भी दोनों इनके जो विकर्ण है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें हमें एक चीज़ और देखने को मिल जाती है, इसमें ज़्यादातर पाइथागोरस नियम लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि वो 1 या 2 चीज़ दे के रखेंगे तो आपको तीसरी चीज़ निकालनी होगी। ठीक है, जैसे कि भुजा दे देंगे और विकर्ण निकालना होगा, तो क्या होगा, ये हमारे पास L हो गया मान ले, ये भी L हो गया, ये हमारे पास B हो गया मान लीजिए, तो हमें ये B निकालना होगा। पाइथागोरस नियम लग जाएगा इसमें, L² + L² = B² रूट। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें B निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे ही रेक्टेंगल में होगा। ठीक है, ज़्यादा फालतू टाइम इसमें ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बेसिक ही पढ़ते रहो, बेसिक ही पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा समझने की ज़रूरत है, आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं हम। रेक्टेंगल के, तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लंबे वाली लंबाई और चौड़े वाली चौड़ाई, तो 2 ही चीज़ें हैं इसमें, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तभी निकलेगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L × B। ठीक है, अगर इसके परिमाप की बात करें, परिमिति की बात करें, तो वो कैसे निकलेगी, मैंने आपको बताया था कि सारी भुजाओं का योग कर लो तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो सारी भुजाओं का योग कैसे करोगे, इसमें तो एक समान नहीं है, अलग अलग है।
एल इस एल के बराबर है, इस वाली भुजा के बराबर है, और ये बी बराबर इस बी के बराबर है, मतलब कि आमने सामने वाली भुजाएं इसमें बराबर होंगी। तो इसमें 4 भुजाएं हैं, तो कैसे करोगे, 2 बी है और 2 एल है, तो 2 को कॉमन ले लो और एल प्लस बी, क्योंकि 2 बी है ना और 2 एल है, तो इसमें से क्या किया हमने, 2 को बाहर कॉमन ले लिया और एल प्लस बी अंदर रह गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा सॉरी गाइस सॉरी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया आयत के परिमाप का। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सर्कल की। सर्कल की बात करते हैं हम लोग। सर्कल में क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल निकालना होता है। अगर हमें सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सभी को पता होगा, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी और 12th में भी, ये तो चलता ही आ रहा है, बच्चे भी सीख रहे हैं इसको। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जो सर्कल का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम सर्कल के परिमाप की बात करें, परिमिति की बात करें, तो वो कैसे निकाली जाएगी भाई। ठीक है, वो कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि इसमें तो ये गोल गोल घूम रहा है, भुजाएं ऐसे तो नहीं है जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला दिया हुआ है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर लगा के आप इसका परिमाप निकाल सकते हो, किसका, वृत्त का। ठीक है, ये वृत्त की होगी। अब कर लेते हैं ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज ली हुई है मैंने, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी। इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया जाए बच्चों, रेक्टेंगल का या फिर ट्रायंगल, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 गुणा लंबाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई। एक फॉर्मूला और है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के काम आता है। जब कहीं काम ना बने तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का क्या मतलब होता है बेटा, एस का क्या मतलब होता है, कोई भी त्रिभुज है, जैसे कि ये है ए बी सी, इसमें 3 भुजाएं दी हुई है, ए बी और सी। इसमें भी हमने ऐसे ही लिखा ए बी और सी। अगर हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या बनेगा, परिमाप बनेगा ना, परिमाप बनेगा। अगर हम परिमाप को 2 से भाग दे दें तो ये एस की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, समझ आया एस कैसे निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2, ये हमारे एस की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो ऐसे अपने अप्लाई करने हैं फॉर्मूलाज क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हम क्वेश्चनों की तरफ जाएंगे। मैंने सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब जो भी सीखोगे, ठीक है, डायरेक्ट पेपर में आएगा, जो यहाँ कोई गलत नहीं सिखाएंगे आपको। चलिए अभी क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, फिर उसको करेंगे। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताना बच्चों। ठीक है, ऑप्शन लिखे हुए हैं चारों हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी 2012 में आया हुआ है रेलवे में। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है, वृत्त और वर्ग, वर्ग और वृत्त की शेप बना लेते हैं। ठीक है, समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे जरूरत है नहीं। ठीक है, ये हमारा वर्ग हो गया और वो वृत्त हो गया। कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल जो है समान है। ठीक है, तो कर लेते हैं समान। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ए स्क्वायर को एज इट इज रखो, पाई के साथ आर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा इस साइड, पाई की वैल्यू रख लो 22/7। ठीक है, अब इनके स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड रूट करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ रूट कर लेते हैं। ठीक है, बोथ साइड रूट,
बोथ साइड हमने रूट कर लिया है। अब क्या होगा, इस 2 से रूट इसका रूट कट जाएगा, इस 2 से इसका रूट कट जाएगा। ठीक है, तो a/r इज इक्वल क्या आ गया, रूट 22 और रूट 7। जो ये रूट है 22 के लिए भी है और 7 के लिए भी है। ठीक है, तो a/r हमारे पास क्या आ जाता है, रूट 22 रेशो रूट 7, सॉरी 7 है यहाँ पे, रूट 22 रेशो 7। ठीक है, अभी हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा करेक्ट आंसर ये है। उन्होंने पूछा भी क्या है, पहले वर्ग की भुजा पूछी है, तो वर्ग की भुजा पहले आ गई है और वृत्त की त्रिज्या बाद में आ गई है, तो करेक्ट आंसर इज 4th। ठीक है, अभी थर्ड की तरफ निगाह मारो। थर्ड ऑप्शन दिया उन्होंने रूट पाई रेशो 1, तो रूट पाई की वैल्यू रख लो 22/7 रेशो 1। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि रूट 22 को यहीं पे रखेंगे और रूट 7 को अगर हम उधर लेके जाएंगे 1 के पास, तो मल्टीप्लाई होकर रूट 7 ही बचेगा, तो ये भी करेक्ट आंसर है हमारा। तो 5 जो ऑप्शन होगा हमारा, थर्ड 4th दोनों इसके आंसर होंगे। ठीक है, थर्ड और 4th दोनों इसके राइट आंसर होंगे हमारे पास। वैसे एग्जामिनर से गलती से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि 4 ही ऑप्शन होते हैं एनटीपीसी आरआरबी में, तो ठीक है, तो एक मिस्टेक से हुआ है, तभी दो आंसर एक ही क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। बाकी दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर में ऐसा आ जाता है, अगर ऑप्शन नहीं होता है दोनों का, तो आप कोई से भी क्लिक कर दो, आपको सही ही एक नंबर पक्का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा, है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अभी देखना। ठीक है, तो आयत की बात कर रहे हैं, आयत बना लो एक, वैसे ज़रूरत है नहीं पर तुम्हें बना के तो दिखाना पड़ेगा। ये आयत की लंबाई हो गई, ये आयत की चौड़ाई होगी। अब क्या कह रहा हो, आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, तो मान लीजिए चौड़ाई x है, ये x + 23 है। ठीक है, वैसे x मानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। x चौड़ाई है तो लंबाई कितनी है, x + 23। ठीक है, तो अगर ये चौड़ाई x है तो ये भी तो x होगी, अगर ये x + 23 है तो सामने वाली भी तो x + 23 होगी। क्लियर है, अगर ये x + 23 है तो सामने वाली भुजा भी तो x + 23 होगी। अगर ये वाली भुजा x है तो ये सामने वाली भुजा भी तो x ही होगी। उसने कहा कि चारों भुजाओं का योग 206 है। हमारे अकॉर्डिंग क्या है देख लो, एक x ये हो गया, एक ये हो गया, 2x हो गए, एक x ये हो गया, 3x हो गए और एक ये 4x हो गया हमारे पास। 4x + 23 और 23 को ऐड कर लो, क्या आएगा 46। 46 आ जाता है हमारे पास। 4x + 46 इज इक्वल किसके आ जाएगा, 206 के। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग चारों भुजाओं का योग 4x + 46 है और उसके अकॉर्डिंग 206 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो साफ साफ। 4x इज इक्वल 206, x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ये प्लस में है 46, यहाँ पे माइनस में चला जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 160 आ जाएगा। x के साथ 4 मल्टीप्लाई में यहाँ बाय में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई, मतलब x की वैल्यू क्या है, चौड़ाई है b, आयत का b है 40। तो 40 में 23 को ऐड कर दो, इसकी लंबाई पता चल जाएगी 63। ठीक है, अब उसने पूछा क्षेत्रफल, तो l × b कर दो, 40 × 63, तो क्या आंसर आ जाता है हमारा 2520। इसको गुणा करके हमारा राइट आंसर आ जाएगा, गुणा करके देख लो, राइट आंसर यही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर हो और विकर्ण 13 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, आयत का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, आयत बना लो एक छोटा,
आयत ये इसका बी हो गया और ये एल हो गया, ठीक है। आमने सामने वाली भुजाएं इसकी समान होती हैं, सबको पता ही है। तो एक आयत का परिमाप दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है कि आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी, ठीक है। 2l प्लस बी इज इक्वल कितना दिया हुआ है, 34, 34 दिया हुआ है, और विकर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर ब्रो, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालो l प्लस बी इज इक्वल, 2 यहाँ गुणा में है, यहाँ बटे में आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। अब l प्लस बी हमें 17 दिया हुआ है, पाइथागोरस नियम लगाओ यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चा हमारे पास यहाँ 13 दिया हुआ है, 13 की स्क्वायर, मतलब कि इन दोनों का जोड़, आधार का और लंब का, मतलब कि l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या आना चाहिए हमारे पास, 13 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और l प्लस बी हमारे पास 17 है, ठीक है। अब 17 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जो जोड़ने पर 17 आए और उनका जो स्क्वायर है जोड़ने के बाद 169 आए, ठीक है, 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो इसका क्या मतलब है, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 आना चाहिए, ठीक है। अब करो 17 के टुकड़े, कैसे करोगे, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़ के देखो, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 169 बनेगा ना, ठीक है। वेरीफाई हो गया, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 आना चाहिए, हमारे 17 के टुकड़े करके 169 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो 169 आ चुका है, तो हमारा क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा 12 गुणा 5, 60, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 60 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। परिमाप दिया हुआ था उन्होंने हमें आयत का, तो फॉर्मूला लगाया 2l प्लस बी इज इक्वल 34, ठीक है। तो यहाँ से गुणा में 2 था तो इसके बाय में लेके चले गए तो 17 बच गया, l प्लस बी हमारे पास 17 आ गया, ठीक है। अब पाइथागोरस नियम लगाना पड़ेगा हमें, पाइथागोरस नियम लगाया तो कारण उन्होंने हमें दिया हुआ था, तो 13 का स्क्वायर कर दिया और l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है। l स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर और b चौड़ाई का स्क्वायर हो गया। अब कहने का मतलब मेरा क्या है कि l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 13 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 169 आना चाहिए, ठीक है। अब इस 17 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके हम स्क्वायर करने पर 169 पा सके, ठीक है। तो मैंने 12 और 5 को लिया है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 169 आ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, वेरीफाई हो गया ना हमारा कि 169 टुकड़े किए हैं मैंने, ये इनकी लंबाई और चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब इसको l गुणा b करके आंसर निकाल लो, 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई लेंथ चौड़ाई b का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 2 तरीकों से बताऊंगा, एक बिल्कुल सिंपल तरीका और एक बिल्कुल बेसिक तरीका, जो जिसको अच्छा लगे वो उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। लंबाई और परिमिति दी हुई है 5:16 के अनुपात में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि परिमिति क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो चारों भुजाओं का योग दे रखा है उसने। हमारे पास आयत में क्या होता है, 2 बी होते हैं और 2 एल होते हैं। 2 बी का मतलब 2 चौड़ाई होती है, आमने सामने वाली दोनों चौड़ाई, एल का मतलब होता है आमने सामने वाली दोनों लंबाई, ठीक है। तो हमारे पास परिमिति में 2 बी है और 2 एल है, क्लियर, 2 बी है और 2 एल है। एल की वैल्यू उसने हमको 5 दी हुई है और यहाँ पर हमारे पास 2 एल है, तो 2 गुणा 5, तो 10 तो इसमें से लंबाई होगी, 5 ये 5 ये और 5 ये, ठीक है। अब क्या बचा, 6 बच गया ना, लंबाई के 10 निकल गए 16 में से, तो 6 बचा, ये चौड़ाई के हैं, तो 2 भी दिए हुए हैं, तो 3 दूना 6 होता है हमारे पास, तो 3
चौड़ाई हो गई हमारे पास। 3 ये 6 ये 6 ये, ठीक है, सॉरी 5 ये और 5 वो, ठीक है। तो हमारे पास उसने पूछा है लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात हम यहाँ से आराम से बता देंगे कि लंबाई 5 के अनुपात में है और चौड़ाई 3 के अनुपात में है। एक तरीका ये है, ठीक है, और एक तरीका बिल्कुल बेसिक है, हमेशा ऐसे नहीं हो पाएगा, कुछ क्वेश्चन में हो जाता है ऐसे सिंपल। एक तरीका है, इसका परिमाप का फॉर्मूला लगाया जाए, 2l + b, 2l + b इज इक्वल 16x। 16x क्यों लगाया? क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं पता है अभी, ये छोटे से छोटा रूप दिया हुआ है 16, रेशो में दिया हुआ है ना। 2l की वैल्यू भी दी हुई है उन्होंने 5, तो 5 के पास भी हम x का यूज़ करेंगे। b की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। करो इसको अब, 5 2 10x, 2b इज इक्वल 16x, 2b इज इक्वल 16x - 10x, यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा, 6x बच गया। 2b, b/x इज इक्वल 6/2, तो क्या आ गया, b की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 रख लो, 16 × 1 16 आ गया। 5 दी हुई थी उन्होंने हमें लंबाई, तो 5 × 1 5 हमारे पास लंबाई आ गई, और b साफ साफ निकल ही गया 3, तो l और b 5:3 के अनुपात में हमारा आ जाएगा। एक तरीका ये है बच्चों, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 100% बढ़ा दो, 100 × 1/100, 100 से 100 कट गए, 1 आ गया, 1/1 बच गया। अगर उस वृत्त की त्रिज्या पहले 1 थी अब 1 बढ़ गई है, पहले 1 थी अब 1 और ऐड हो गई है, तो वृत्त की त्रिज्या 2 हो गई, ठीक है। अगर वृत्त की त्रिज्या पहले 1 थी अब 2 हो गई है क्योंकि 1 बढ़ गई है, ठीक है, 100% बढ़ा दी है ना, 1 से 2 होगी तो 100% बढ़ेगी सीधा, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², इधर बड़ा r लिख लेते हैं, πr², पाई से तो पाई को काट दो, ठीक है, यहाँ पे 1 रखो पहले वाले में और दूसरे वाले में 2 रख दो r की वैल्यू, ठीक है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा और 2 के 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, तो कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, 3 बढ़ गया ना, तो 1 में 3 बढ़ गया, 1 नीचे आएगा और 3 ऊपर आएगा, ठीक है, 3 बढ़ गया गुणा 100% के लिए, तो 300% हमारा जो है क्षेत्रफल वृत्त का बढ़ जाएगा अगर हम 100% त्रिज्या बढ़ाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और आप लोग पार्ट 2 क्लास भी ज़रूर देखें, क्योंकि मेंसुरेशन में क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं आगे भी क्वेश्चन कराता हूँ इसमें, और इतनी बड़ी क्लास देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पार्ट वाइज ही क्लास को देखें, ठीक है। अभी ये 20-25 मिनट की क्लास हो जाएगी ज़्यादा ही, तो आप अगला पार्ट इसका देखें, फिर 3D की क्लासें ली जाएंगी, तो उसमें आपका मेंसुरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल फ्री में, कोई पेड कोर्स खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।